अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर और दफातर में महफूज होंगे। मैं हूँ रोहेल इंतखाब और सना हारून हमारे साथ बैठी हुई हैं। सना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खैरियत से और हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खांसी तबीयत सब सही हो गई है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। और माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। आज की सुबह एक नई किरण, नई उम्मीदों के साथ आपने आगाज़ किया होगा और हमारे शो के लिए आप लोग रेडी होंगे, क्योंकि हम हमेशा की तरह अपने शो में बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते हैं। पता है आपको, आपकी लोग रात को मालूमात में सोए भी नहीं है कि सुबह सना को देखना, रोहेल को देखना, यकीन करें। तो इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी एक्साइटमेंट है क्योंकि हम टॉपिक्स ही आप लोगों के जो है मनपसंद टॉपिक्स लेकर आते हैं और जिसमें आप लोगों को मालूमात भी फराहम की जाती है। आप लोगों के साथ हम बड़े ज़बरदस्त टोटके भी शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बहरहाल अपनी ज़िंदगी में जो है हमेशा ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी ज़ात से अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, क्योंकि आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। आमीन। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं और सबसे पहले आज दिन का आगाज़ होगा कारोबार के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लाजमी बात की जाएगी, क्योंकि आपकी इकॉनमी इस वक्त मुल्क की बेहतर इकॉनमी तस्वुर की जा रही है। इंडिकेटर्स भी हमें यही लग रहे हैं और जो हमने 2-3 माह गुजरे हुए देखे उसमें गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मस्बत काम देखा। साल के आगाज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और साल के इख्तिताम में भी देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चूँकि इकॉनमी का इंडिकेटर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, कि उसके जो नंबर्स हमें बहुत मस्बत और बहुत बेहतर नज़र आए। कि ऐसी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की है गुज़िश्ता साल जो 2024 था, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ साल का आगाज़ भी हुआ तो इंडेक्स जो है वो 1,14,000, 17,000, 18,000 पर ट्रेड कर रहा है। लग ये रहा है कि आने वाले जो 3 से 4 माह होंगे उसमें भी इंडेक्स जो है 1,30,000, 35,000 की मार्केट जो है पहुंच जाएगी। मार्केट में हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल के जो 3 अहम महीने थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें इकॉनमी इवेंट्स ने स्टॉक एक्सचेंज को बहुत सपोर्ट किया नाजरीन। और अब ये देख रहे हैं कि जो ये साल है 2025, ये स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से कितना बेहतर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो बारहा उनके बयानात में ये चीज़ सामने आ रही है, वो उनकी ख्वाहिश भी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं सना के जो मॉनेटरी रेट है, पॉलिसी रेट है, वो 9 या 10 पर आ जाए, सिंगल डिजिट पर आ जाए। ये बहुत बड़ी समझ लें कि कामयाबी होगी पाकिस्तान की, और इसमें कोई शक नहीं है। तमाम तर लोग बैठ कर जो है इस पर सोच रहे हैं, और सबसे जो चैलेंजिंग बात है वो ये कि इतना ज़्यादा सियासी जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इस्लामाबाद के हवाले से, वो भी हमने डी चौक की धरनों की और ये जलसों की और प्रोटेस्ट की देखी। उसके बरक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी ने खुद को, अपने आप को निकाला है। मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि अगर ये सूरत हाल नहीं भी होती तब भी हम खासे नंबर्स अचीव कर सकते थे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आपकी देखिए, अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है तो फिर ये मुल्क की मईशत को एकदम से बूस्ट मिलेगा। प्लस जो आपका जो स्टॉक मार्केट है ऑब्वियसली वो माशाल्लाह बहुत वैसे ही अच्छा ट्रेंड कर रही है। प्लस जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा ये खुशाइंद होगा। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि इंशाल्लाह जल्द जो है ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए सब जो है सर जोड़ के बैठ गए, काफ़ी काविशें भी की जा रही हैं। तो जनाब आपको आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बता देते हैं उसके बारे में भी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार का मजबूत दिन, 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत दिन रहा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इक्विटी डीलर हैं जिब्रान सरफराज। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान सरफराज, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा कि ये 100 इंडेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है और 100 इंडेक्स 574 पॉइंट के साथ इजाफा रहा, मजबूत दिन रहा, तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? थैंक यू। असल में पहले तो आज जो है इंडेक्स जो है तकरीबन 1,14,882 अभी तक टच किया है। 386 पॉइंट जो मैक्सिमम हाई की है आज की अपडेट ये है, और तकरीबन अभी 1,14,868 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से 372 पॉइंट जो है अभी करंट जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये बताएं, कल के तो हमने नंबर्स बता दिए आज सुबह के, इस वक्त जो मार्केट ओपन हुई है वो कितने पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है, और ओपन होते ही मार्केट में कौन से सेक्टर्स हैं और जो सरमायाकारी है वो कहाँ से आना शुरू हो गई है? देखिए, आज जो मार्केट का जो आगाज है वो मुस्बत हुआ है। इसके बाद उसमें वॉलिटिलिटी देखी गई है। एक वक्त में तकरीबन 459 पॉइंट की जो कमी देखी गई और तकरीबन 386 पॉइंट जो है वो हाई देखे गए।
तो मार्केट वॉलेटाइल है और अभी जो है मार्केट पॉजिटिव है 346 पॉइंट। इसकी जो खास वजह आप देख सकते हैं कि अब जैसे अब वो चीज तो खत्म हो गई, पहले जो 2-5 हजार की मंदी और तेजी होती थी, अब मार्केट जो है स्टेबल हो गई है। आप देख रहे हैं कि रेंज बाउंड आप कह सकते हैं इसको, 1,15,000 तक जाती है, फिर 12,000 और इसके दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही है। तो अभी जिस तरह के देखा है, अभी जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से अच्छी खबर आई है, $20 बिलियन की जो लोन अप्रूव किया है, और मजीद पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। 27 को जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी 1% तो मैं एक्सपेक्ट करें, अगर 1% जायद कमी हो जाती है तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है और इकोनॉमी और इसके साथ साथ स्टॉक के लिए भी अच्छा है। अच्छा, जिब्रान ये बताइएगा कि इस वक्त हालिया दिनों में जो स्टॉक मार्केट का हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी हो गई या सीमेंट सेक्टर हो गया, कौन से जो है सेक्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए तकरीबन सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली जो परसों जो फिगर्स आए थे ऑटो सेक्टर के बहुत शानदार थे, जिसकी वजह से आपने एक ऑटो सेक्टर में रैली देखी। अब फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा है, सब वक्त स्टेप बाय स्टेप हर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की अभी भी इसमें जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो थोड़ा सा इसमें से जो है प्रॉफिट थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम की वजह से लोग फिर दूसरे जैसे फर्टिलाइजर में, स्टील में, सीमेंट में अभी इसमें ग्रोथ है अभी। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने अभी एक इवेंट की बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक वाला जो इवेंट है वो स्टॉक मार्केट और दीगर इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमी की होते हैं उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे जिब्रान, क्या लग रहा है अगर मैं इंटरनेशनल सिचुएशन आपके सामने रखूं, फिर लोकल सिचुएशन पाकिस्तान की बात करें, तो ऐसे कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़े मजबूत साबित हो सकते हैं, या ये कह लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में उनका बड़ा अमल दखल हो सकता है या किरदार अदा कर सकते हैं वो? देखिए कल जो एक फैसला आने वाला था $190 बिलियन का जो आने वाला था, जिसकी वजह से अब जो 14 को आने वाला डिले हुआ है, 17 जनवरी को हुआ है, ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। जिसके फैसले के बाद मार्केट में पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे ही होगी तो इसमें मार्केट में इसका थोड़ा सा इफेक्ट भी आएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अभी वैसे तो हालात अच्छे हैं और मजीद कोई अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी तो फिर जो है आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनका स्टॉक एक्सचेंज भी आना हुआ था और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की थी और कुरान प्रोग्राम पे खास फोकस किया था कि वो जो है इस पे थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं और जो सिंगल डिजिट में जो है आपका इंटरेस्ट रेट आने की बात की थी, तो ये खुशाइन बात है जिसकी वजह से क्योंकि पॉलिटिकल भी अच्छी हो रही है, इकोनॉमिकल भी अच्छी हो रही है और इंटरनेशनल अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे आ जाते हैं तो मजीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल जिब्रान, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। देयर इज़ समथिंग एल्स जो करेक्शन लग रही है, अगर मैं बड़ी करेक्शन की बात करूं, डू यू थिंक ये कुछ हो सकता है मज़ीद? क्या ट्रेडर्स को मोहतात रहने का कहेंगे या क्या कहेंगे कि किस तरह से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो इस पूरे वीक या आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मोहतात रह के ट्रेडिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करेक्शन, इफ़ देयर इज़ एनी? सब अपने कैपिटल के हिसाब से करें, ओवर लिमिट काम ना करें और जो है एक अच्छी पर्टिकुलर अच्छी स्क्रिप्ट में काम करें, तो थोड़ा रिसर्च के भी काम करें तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई बड़ी करेक्शन तो अब ड्यू नहीं है, क्योंकि अब जो है मार्केट जो है तकरीबन 1,12,000 से 15,000 पे सस्टेन कर गई है। तो अब देखिए कोई ऐसे कोई इवेंट आता है तो फिर अलग बात है, फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ मतलब ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान सरफराज, आपके वक्त का स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप अपनी राय दे रहे थे, तज़िया कर रहे थे और आवाम को ख़ास तौर पे जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको बता रहे थे वो किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज नाज़रीन स्टॉक एक्सचेंज में जो आगाज़ हुआ है कारोबार का वो मजबूत हुआ है, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है और जिस तरह से बता रहे थे कि अब लग ये रहा है कि छोटी छोटी करेक्शंस देखेंगे। जैसे हम पहले देख रहे थे कि 1000, 2000, 2500 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट हो रही थी, लेकिन अभी वो ऑब्जर्वेशंस नहीं आ रही हैं। तो यही सिचुएशन रहेगी सना कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ने आगे काम करना है। बिल्कुल सही बात है। और स्टॉक की जहां बात हो रही है तो फिर आपको डॉलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर की बातें वैसे भी अच्छी लगती है ना, करेंसी में लोगों को जो पे होती है कहते हैं हमें डॉलर में चाहिए, हमें डॉलर अच्छा लगता है। अगर डॉलर में सैलरीज मिलनी शुरू हो जाए तो क्या वारे न्यारे हो जाएं। बहरहाल बताएंगे आपको कि करेंसी मार्केट्स में रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 15 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करेंसी मार्केट्स में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक
कारोबारी इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ है। मरकजी बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 27.77 पर बंद हुआ। आपको क्या लगता है रोहेल कि ये डॉलर महंगा हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज़ें अल्टीमेटली उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है वो आपकी तमाम तर चीज़ों पे आ जाता है। हर चीज़ महंगी हो जाती है, आपके ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, आपके अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मतलब हर चीज़ ही महंगी हो जाती है तो इसका डायरेक्टली जो फ़र्क पड़ता है वो आम आदमी पर पड़ता है। ऑब्वियसली उसकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में बड़े असरअंदाज होते हैं डॉलर के महंगे होने से। लेकिन इसको आपको लगता नहीं है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है, एक तो ये कि IMF से जो लोन है तो उसका भी प्रेशर होता है, उसी का ही तो प्रेशर है, उसी का और सारी प्रेशर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फर्दर गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से डॉलर को स्टेबल रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डॉलर पे ट्रायल किए कि ट्रायल एंड एरर पे हम देखते हैं कि क्या होता है। इतना आई एम सॉरी इतना नुकसान उठाना पड़ा जब आपने बिल्कुल फ्री कर दिया, और दुनिया भर के लोग जो है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, अपनी करेंसी को वैल्यूएबल और पोटेंशियल उसमें देने के लिए इंटरनेशनल करेंसी को थोड़ा बहुत काबू करके रखना ज़रूरी होता है। काबू से मुराद ये नहीं है कि एक नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें ये होता है कि डॉलर का जो फ्लो है वो मार्केट में देखना पड़ता है, और स्टॉक्स लोग जो डॉलर की सूरत में बाय कर लेते हैं फिर वो मार्केट चला रहे होते हैं, खासतौर पे फॉरेक्स मार्केट। दुनिया भर की मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान को अनोखी बात नहीं कर रहा, इसी तरह के रिसोर्सेज दुनिया भर में फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं बार बार जब डॉलर की स्टेबिलिटी की बात होती है तो पिछली गवर्नमेंट के लोग जो बैठे हुए थे काबीना में, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर डॉलर को स्टेबल करने में पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया है। वरना इस वक्त अल्लाह ना करे आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की सूरत इख्तियार कर चुका होता, क्योंकि 350 के आसपास की डॉलर की आवाज़ आ गई थी, और 325 और 320 पे डॉलर पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट आ चुका था। बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी और हमने इस क्राइसिस से निकाला है। अब दूसरी बात सना ये कर लेते हैं कि इसका आम आदमी यानी कि हमारी और आपकी और हमारे नाज़रीन की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क ये पड़ रहा है कि ऑयल के प्राइसेस की वजह से जो मसनूआत है, ऑयल की मसनूआत है, उसमें हमें पैसे बहुत देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्सेशन और लेवी के जो प्राइसेस हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं, वो अपवर्ड हो चुके हैं। और यही वजह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता होता है हमें उस रेट पे नहीं मिलता, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो टैक्सेशन की सूरत में शामिल हैं। फर्दर हमारे पास IMF प्रोग्राम की टर्म और कंडीशन है जिसको हमें देखना पड़ता है, नहीं तो अगली इंस्टॉलमेंट जारी नहीं होती, फिर उसके ऊपर भी कैप्स लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। फिर उनका डेलीगेशन आता है, उनके डायरेक्टर्स आते हैं, फिर पाकिस्तान के जो सर्वे है इकॉनमी का और फाइनेंशियल वो उसको देखते हैं और फिर डिमांड की जाती है गवर्नमेंट। तो एक बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर IMF का, और बस दुआ अल्लाह ताला से ये है कि रब्बुल इज़्ज़त ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान का, इससे निकाल दे हमारे लोगों को। और सिस्टम में हम ये सना हर किसी को बुरा कह रहे होते हैं कि फ़ला वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, फ़ला वज़ीर आज़म ने, जो बिगाड़ है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको सही करने में आपको और हमको सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये तो डॉलर की बात है। अब सोने की बात कर लेते हैं, तो सोना खवातीन को बहुत पसंद होता है। अच्छा, आप गोल्ड की बात करें? हाँ, आप सो कर आइए। आप देख रहे नाज़रीन, ये हालत है कि अब सना को दोबारा अगर मैंने कहा सोने की बात कर ले तो वो दोबारा जो है नींद करने को तैयार है। आप फ्रेश आइए माशाल्लाह सुबह सवेरे। अगर दोपहर भी हो रही होती ना तो समझ में आता कि थोड़ी सी नैप की बात कर लेते हैं, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की बात। तो गोल्ड का मुझे बताएं कि जो गोल्ड है उसके प्राइसेस को आप किस तरह से देख रही हैं? पहले नाज़रीन को बता देते हैं कि इस वक्त क्या करंट रेट क्या है सोने के। सोने की कीमत में 2 रोज़ बाद इजाफा हो गया है। कल तक उसमें कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन फ़ी तोला जो कीमत है 2900 रुपये और फ़ी ऑन्स $29 बढ़ गई, क्योंकि डॉलर बढ़े तो अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस भी बढ़ गए हैं। सोने की कीमत में कई रोज़ बाद इजाफा हो गया। फ़ी तोला कीमत 2900 रुपये और फ़ी ऑन्स $29 महंगा हुआ है। मुल्की और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कई रोज़ की कमी के बाद इजाफा देखा गया है। मुल्क भर में फ़ी तोला सोना 2900 रुपये के इजाफे से 2,80,800 रुपये पर पहुँच गया है। 10 ग्राम सोने के नर्ख 2,487 रुपये बढ़कर 2,40,741 रुपये पर आ गए हैं। नाज़रीन, सोने की कीमत हमने आपको बता दी, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अभी मैंने कहा कि जब डॉलर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। अच्छा, कल हम एक बात कर रहे थे, जब हम गोल्ड के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग जब गोल्ड सस्ता होता है तो लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते, लेकिन मुझे लगता है
कि अगर आप जैसे अभी प्राइसेस भी बढ़ गए क्योंकि ये इतना फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सेविंग करनी है तो इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके गोल्ड कॉइन्स ले लें, गोल्ड के बिस्किट्स ले लें, क्योंकि अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं तो जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो वो उसके अंदर काफ़ी डिटेक्शन होता है, क्योंकि उसकी मेकिंग काटी जाती है, उसका वेस्टेज काटा जाता है, तो वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आपने कोई सेविंग्स करनी है, तो उसके लिए इस वक्त सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो आप जाके बिस्किट्स भी खरीद लें और कॉइन्स भी खरीद लें और लेकिन सेविंग सर करें। अब लोग इन्वेस्ट इसलिए भी नहीं कर पा रहे बिकॉज एक उसूल है कारोबार का, कमोडिटी का या स्टॉक्स का भी, जब मार्केट अपने बुलिंग ट्रेंड पर होती है यानी कि हाइट पर होती है और ये खदशा होता है कि मार्केट ने दोबारा करेक्शन लेने या नेगेटिव लेना है, तो उसके बाद इंसान जो है वो सोच सकता है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इस पॉइंट पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा गोल्ड नीचे आ जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जाए। अभी तो कल तक तो नीचे थे, थोड़े बाद से बढ़ गए, लेकिन एक और बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, लोग सेविंग कैसे करेंगे। सैलरीज टाइम पे आएंगी तो जो है आप अपनी सेविंग भी करेंगे, आप अपनी सैलरी में से थोड़ा सा कुछ पैसा सेव करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जो इदारे हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं उनकी सैलरीज टाइम पर दें, क्योंकि वो अपने घर से निकल के आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उनकी मेहनत की उजरत टाइम पे मिलनी चाहिए, तभी वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मतलब जो लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं और पैसा हर किसी की इस वक्त ज़रूरत है। ख़ासतौर पे हमारे माशरे और मुल्क में एक अज़ाब मुसल्लत हुआ है महंगाई का। आप यकीन जाने कि लोग इतने परेशान हैं कि घर का जो ख़र्चा है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो क्या सेविंग्स करेंगे और क्या अपना दूसरे जो हॉबीज़ होती हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रैवलिंग होती है, अब वो रुझान भी कम हो रहा है। आप देख लें ट्रैवल टूरिस्ट लोकल पाकिस्तानी कितने हैं जो यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, ज़रूरत के तहत लोग सफ़र कर रहे होंगे। रोहेल के वही वाली बात आ जाती है कि महंगाई इतनी है, फिर सैलरीज ऑन टाइम नहीं है, आपकी एक पूरी मंथ की आपकी एक बजटिंग हुई होती है, आपने एक प्लानिंग की हुई होती है कि आपने ये करना है, ये काम करने, ये काम करने, लेकिन जब आपकी सैलरीज ऑन टाइम नहीं है तो आपकी पूरी मंथ का जो बजट है वो पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी बात है, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग जो हैं कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है। टिकट्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए, तो इस वजह से लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं। एक और न्यूज़ दे दें आवाम को। बम गिराएं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। प्राइसेस के जो है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करने का सोच लिया है, और अफसोस इस चीज़ का है कि लग ही रहा था कि साल के आगाज़ में अच्छी खबरें मिलेंगी कि 15-20 रुपए कम होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। या तो स्टेबल रखा जाता है या कुछ पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। फिलवक्त खबर ये है नाज़रीन के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपीज़ होगी और 13 पैसे। अब लगा लें आप 1 लीटर के हिसाब से। अब 1 लीटर तो कोई ना तो बाइक पर डलाता है ना गाड़ी में डालते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें 4, 5, 6 से लीटर से, तो आप अपनी बजटिंग देख सकते हैं। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा भी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 3 रुपये महंगा कर दिया गया है, यानी कि 3 रुपया 47 पैसा महंगा किया गया है इसको। और पेट्रोल की नई कीमत बता दिया आपको 256 रुपये कर दी गई है। और वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल भी 2 रुपये महंगा हुआ है। और इसके अलावा आपको बताएं कि अब उसकी जो कीमत है वो नई कीमत 260 रुपये हो गई है, तकरीबन 261 हो गए, क्योंकि 0.95 पैसा उसको तो खैर आपको पता है करेंसी आपकी, अब तो 1 रुपये का भी कुछ आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। जहाँ आपकी कहीं 1 रुपया 2 रुपया बच रहा होता है तो वो आपको कैंडीज, अब तो कैंडीज भी नहीं आती रुपए की। तो ये सूरत हाल है हमारी करेंसी की। बहरहाल नाजरीन, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन मामला से निकाले। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग पेट्रोल और ये डीज़ल से कब निकलेंगे, और दुनिया तरक्की कर रही है, हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम अब तक एग्जिस्ट कर रहा है कि जी पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस और कंजम्पशन, एक्चुअली हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, तो हम उसका पैसा जो डॉलर की सूरत में दे रहे हैं वो भी हमारे पास सेफ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बैठकर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा, कोशिश कर रही है हुकूमत, फिर दूसरी हुकूमत आती है, फिर वो भी कोशिश करती है, लेकिन एक मुस्तनद और मुस्तकिल कंसिस्टेंसी
प्रोग्राम ये पेट्रोल और ऑयल के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ, ये होना चाहिए। और ऑयल सेक्टर के हवाले से ये चीज़ों को हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस पर हमें 10-10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये आसान हदफ नहीं है और हमने अपने बायर्स को भी देखना होगा, हमने यूएस मार्केट को भी देखना होगा, हमने रशिया को भी देखना होगा, हमने सऊदी अरब को भी देखना होगा, एंड डेफिनेटली जहां हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हमें ईरान को भी देखना होगा। तो अब देखें कि एक तरफ आपका आईएमएफ का प्रोग्राम भी है, यूएस इन्फ्लुएंस भी है, और दूसरी तरफ आपकी दूसरे मार्केट के जो बायर्स हैं उनकी तरफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो एक बड़ी डिबेट है, इस पर तो 2 घंटे का अलग प्रोग्राम हो सकता है। जी सना। और दूसरी बात ये जो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं वो पैसों में कम किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसमें इंक्रीज होता है तो वो रुपयों में होता है। ये बात मुझे समझ नहीं आती है। जब वज़ीर ख़जाना ने भी कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी हम जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर हैं उनके लिए हम जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूल्स खोल रहे हैं। ठीक, वज़ारत ख़जाना की जानिब से बड़े अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे बस एक, मैं अगर नीयत पे शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी काबीना बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी और मुस्तनद हल निकालिएगा। ये नहीं कि जाते जाते कोई ऐसा कारनामा हो जाए कि फिर लोग तारीफ के साथ दूसरे कलमात से याद करें, ये बड़ी बुरी बात होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं ज़रा इंडिया, और आपको वहाँ बताएंगे कि इंडिया में क्या हुआ है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में बाप ने पसंद की शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करने वाली बेटी को उसकी शादी से सिर्फ 4 रोज़ कबल कत्ल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकतूल बेटी घर वालों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाप ने 20 साल बेटी को पुलिस और पंचायत के सामने गोली मार दी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंडिया से जर्नलिस्ट हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। वेरी वेलकम टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित, बताइएगा ये क्या वाकया रूनुमा हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करता है, और इस तरह के वाकयात क्या इंडिया की इस पे क्वेश्चंस नहीं रेज करता? देखिए, पहली चीज के एक इशू है जिसमें बातचीत हुई थी। इस लेडी ने एक इंस्टाग्राम वीडियो डाला था, 1 मिनट से कम का था। बोला था कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। आगरा का कोई लड़का था, उससे शादी करना चाहती थी। और उसके बाद पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लिया था। पुलिस इनके घर पहुंची थी, पूरी पंचायत बुलाई गई थी, उसमें बातचीत हुई थी। बातचीत के ड्यूरेशन में ही उन्होंने ये बोला, बातचीत के ड्यूरेशन में फादर ने ये बोला कि मैं इस लेडी से कुछ बात कर लूं, अपनी बेटी से कुछ बात कर लूं कोने में, और फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे मैटर को। पुलिस ने और पंचायत ने बोला ठीक है, आप कोने में बात कर लीजिए। कोने में लेके गया, गोली मार दी। अब इसमें, इस सिचुएशन में जहां बाप बेटी को गोली मार रहा है, वो भी कोने में ले जाके, तो वहां पे पुलिस ने अपना काम किया था, लेकिन पुलिस यहाँ कितना इफेक्टिव हो सकती थी? पुलिस यहाँ तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाप बेटे को। लेकिन रोहित, लेकिन आप ही के मीडिया में ये बात आई है, वहां पे भी खबर ये है कि जो पुलिस और पंचायत के सामने, ठीक है, आप वजह फरमा रहे हैं कि वो कोने पे ले जाके बात की, लेकिन आप ये भी देखिए कि इंडिया तो बड़ा इस बात का प्रचार करता है कि जी वहाँ पे बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन इस तरह के वाकयात हम बड़े तवातुर के साथ देखते हैं और गाहे बगाहे इस तरह के वाकयात सामने आते रहते हैं। और ह्यूमन राइट्स पे क्योंकि बड़ा इंडिया शोर मचाता है, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालेगा और आपको पूरा मौका देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया है ना, आपका माइक बंद करेंगे ना आपके माइक की आवाज स्लो करेंगे, आपको पूरा चांस देंगे कि आप अपना मौकफ सामने रखें। मैडम, क्या ह्यूमन राइट्स की आप बात करती हैं, तो उस लेडी के पास राइट था जो उसने एक्सरसाइज किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको उससे पहले, वीडियो बनाने से पहले नहीं मार दिया गया। वो तो पाकिस्तान में तो ये होता है ना, जिस समय आप बोलते हो कि मुझे अपनी पसंद के आदमी से शादी करनी है, उसी समय गोली मार दी जाती है। यहाँ पर अगर फादर को किसी ने भड़काया, किसी गोली मार दे, तब तक नहीं था, तब तक पूरे राइट्स मिल रहे थे लड़की को। ये समझिए आप। ये भी कि वो लेडी को किसी ने, उसका एक कजन भी आया हुआ था, वो भी बंदूक लेके आया था, 1 गोली बाप ने मारी, 3 गोलियां पे उस कजन ने मारी। तो ये भी देखने की बात है कि कहीं से भड़काया गया तब हुआ, वरना वो पहले ही दिन मार सकते थे, इंस्टाग्राम वीडियो बनने के बाद मार सकते थे, सब कुछ पता था। पुलिस पहुंची है घर पे, ग्वालियर का मामला है, ऐसा तो नहीं है न्यू दिल्ली का मामला है कि पुलिस 10 मिनट में पहुंच गई। पुलिस को पहुंचने में टाइम लगता है, पुलिस कहीं से परमिशन लेती है, तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन किसी ने भड़काया, उसमें ह्यूमन राइट्स नहीं आ पाते, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आकर के बचा नहीं पाए।
अगर ठीक है, बाप अब बेटी को रोहित voting पॉइंट करते हैं, टेकिन। एक अहम सवाल है, थोड़ा सा लाइटर नोट पर करेंगे बिकॉज चैलेंजेस तो हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। दीज आर द टिपिकल माइंडसेट। इंक्लूजन डाइवर्सिटी पर पाकिस्तान भी बहुत काम कर रहा है, हिंदुस्तान भी बहुत काम कर रहा है। इन चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है? अगर हम अपने सिचुएशन को देखें और वहाँ से जो मोदी सरकार है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चियों के साथ ज्यादती के मामला बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम हिंदुस्तान में, फिर इस तरह के वाक़यात भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं या इसको काबू पा सकते हैं गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली चीज तो ये स्टैटिस्टिक्स ही आपको कहाँ से मिली कि मोदी गवर्नमेंट में ज्यादा देख रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट में तो बल्कि कम हुए हैं। जो फीमेल राइट्स ज्यादा बड़े हैं और लड़कियों को सपोर्ट ज्यादा मिली है मोदी गवर्नमेंट में। अगर लाडली बिटिया 1,500 रुपए महीना किसी ने दिया है तो मोदी ने दिया है। अगर लड़कियों को पढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन किसी ने दिया तो मोदी ने दिए। स्कॉलरशिप लड़कियों को दिए तो मोदी ने दिए। एजुकेशन लेवल मोदी के टाइम पे ज्यादा बढ़ा है। स्कॉलरशिप, आप बच्ची है, आपकी अनमैरिड है, सभी स्कूल जा रही है तो आपके उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये लेवल। अब दूसरी चीज, इसको रोकने का, देखिए एक बात समझिए, हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ और आपके यहाँ भी हुआ होगा कि हाई सिक्योरिटी में आदमी है, उसको आकर के उसी के भाई ने मार दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया सिक्योरिटी होने के बावजूद। बिल्कुल। तो किसी का बाप अगर बेटी को मार रहा है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई घर का मामला है। अगर आप ही हैं, मेरे मेल एंकर साहब जो हैं वो आप ही हैं, आप बैठे हैं, आपके भाई आ जाए या फादर आ जाए और रिवॉल्वर निकाल के गोली मार, कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा ना, क्योंकि पुलिस, अब ये फैमिली का मामला हो जाता है, पुलिस पीछे हो जाती है। रोहित, लेकिन हमने ये भी देखा था कि बच्ची को जो है जहर दे के मार दिया था अब पसंद की शादी करने पर। तो आपको लगता नहीं है कि जो आपकी ह्यूमन राइट्स जो सोसाइटी है या आपकी जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव्स ले, कुछ इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसे सद्देबाप करें कि ताकि लोगों को इस तरह के वाकयात से रोका जा सके? और जो ये वाकया जो ग्वालियर में पेश आया है और पुलिस के सामने सारा वाकया हुआ है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्या उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल। देखिए एक चीज और, इसमें ह्यूमन राइट्स, फिर बोल रहा हूँ, इसमें ह्यूमन राइट्स नहीं आ पाते। ह्यूमन राइट्स सबके राइट्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस एक्शन ले ही नहीं पाती क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने काम किया है। हाँ, बाद में, अब वो बाद में आप अरेस्ट कर लीजिए, फांसी दिलवा दीजिए, कहानी, उसके बाद वो कोर्ट का कानूनी मामला हो जाएगा। लेकिन कानूनी मामले से बाहर पहले बात करते हैं, तो अगर ऑन द स्पॉट किसी को जहर दिया जा रहा है, घर में कोई किसी को जहर दे रहा है, पुलिस को तब पता चलेगा ना जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा या डेड बॉडी सामने आएगी। ऑब्वियसली। अच्छा रोहित, सॉल्यूशंस बताते ना, ये मामलात हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। एक बाप कस्टोडियन होता है, सरबरा होता है, और उसके सामने चीजें हो रही हैं तो फिर ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेबस नजर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। इसका हल क्या निकाल सकते हैं आप और हम बैठ के, ताकि चाहे वहाँ वाकयात हो रहे हो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने पे भी हो रहे हैं, हमने सॉल्यूशंस की बात करनी है। तो आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, लेट्स टॉक अबाउट ये एबरेशंस। एबरेशन मतलब कोई एक आध ऐसे इंसिडेंट होते हैं, इंडिया में ऐसे हो नहीं रहे। अगर आप देखें तो ये तो दोनों हिंदू थे ना, लड़की भी हिंदू थी, वो लड़का जिससे शादी करना चाहते थे वो भी हिंदू थे, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसे केसेस है इंडिया में, एक दो नहीं हजारों हैं, जहाँ पे मुस्लिम हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की, किसी ने जहर नहीं दिया, किसी ने गोली नहीं मारी। मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 लाख सलमान खान के फादर की, सलमान खान की मदर कौन है? हिंदू है। शाहरुख खान की किससे हुई? आमिर खान की 2 सोनाक्षी की एग्जाम्पल भी सामने है। बिल्कुल, सोनाक्षी को भी हमने देखा। और तो जहर दिया क्या उसको, सोनाक्षी को, उसके फादर ने? नहीं दिया ना। लेकिन नाराज थे, शादी में आ नहीं रहे थे, इतलात ये थी कि मनाया गया है। अच्छा, अच्छी बात है। नहीं, शादी में कैसे नहीं यार, यहाँ शादी की, पीछे साइन कर रहे हो, पीछे खड़ा हो यार, कैसे बात कर रहे हो? द थिंग इज के ये है, हाँ, ये गांव की या किसी शहर की बात है, ऐसे इंसिडेंट्स 500 हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। और हिंदू मुस्लिम्स के बीच में मैरिज इंडिया में कोई अनकॉमन बात नहीं है, बहुत हैं। ये मैं बड़े लोगों की बात कर रहा था, मतलब सेलिब्रिटीज की बात कर रहा था। मेरी 5 दोस्त हैं, हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर रखी है और मुस्लिम लड़की ने हिंदू से शादी कर रखी है। इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक एबरेशन होगी या 3-4 ऐसे केसेस, मतलब 140 करोड़ के इंडिया में ऐसे 10 केस जरूर मिलेंगे, 20, 30, 40, 50, 100 मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई ऐसी हरकतें नहीं हो रही हैं। और जहां तक बात है
राइट टू चूज, ये सबके पास। अच्छा रोहित, ठीक है, आप ने अपनी डिटेल्स तो बताई, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जो है इस तरह के वाक़यात जो है अगर उनके जो फैमिली अगर कर रही है तो वो पुलिस तो बाद में पहुंचेगी या जो इंस्टीट्यूशन तो बाद में पहुंचेगी। लेकिन हम थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहेंगे, आपकी भी नॉलेज में होगा, करीना कपूर के जो हस्बैंड हैं सैफ अली खान, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? उनके घर पे हमला हुआ है। देखिए ये अभी ये लेटेस्ट खबर है, इस पे मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। मेरे पास डिटेल होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी आई हैव टू चेक इट आउट, मेरे पास डिटेल नहीं है। ठीक है, चलें अब ये सब छोड़ें, अब बताएं कि रोहित पाकिस्तान कब आ रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त मैदान सजने वाला है क्रिकेट को लेकर, और हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बतें और क़ुर्बतें हैं ना, ये कायम रहें। तो उसके लिए हम आपको अपने चैनल की तवज्जो से, गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इनने बड़ा हमेशा अप्रिशिएट किया है, चाहे इंडिया में जो भी अच्छी हैपनिंग्स हो रही होती हैं हमेशा पाकिस्तान से उसको सराहा किया है। और 2007-8 में भी प्यार की कुछ बादशाहें थीं, वो एक्सचेंज हुई थी। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान आ रहे हैं आप आने वाले दिनों में? हम स्वागत करेंगे आपका। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो नहीं आ रहे हैं, बहुत क्लियर सामने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और पिछले प्राइम मिनिस्टर दोनों का स्टैंड तो ये था कि जब तक टेररिज्म चलेगा तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, आप तो नहीं आ रहे रोहित शर्मा, लेकिन जो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा वो तो फोटो सेशन के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं उन्हीं के साथ इनको इनवाइट करना चाह रहा था ना, कि आप उन्हीं के साथ अगर करें तो एम्बेसी में बात क्योंकि करके। आप दोनों हम नाम हैं तो रोहित शर्मा आ रहे हैं अपना फोटो सेशन कराने, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यार तो वीजा ही नहीं मिल रहा है तो कोई कैसे आएगा? सवाल यही है रोहित, वीजे के लिए काम करना पड़ेगा। आने वाले बने वीजे भी मिल जाएंगे, आप पाकिस्तान से तो मिल जाएगा, हिंदुस्तान से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से तो एम्बेसी हमारा लगा देगी। नहीं, वीजा ऐसे पाकिस्तानियों को तो आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, नीचे से सुरंगें बनाई आ जाते हैं। इंडिया वालों को जो है उन्हें वीजा लेके जाना पड़ता है। नहीं सर अब आप पीछे हट रहे हैं सर आप पीछे हट रहे हैं, बैकफुट पे ना जाएं। और हम तो आपको, मैं बड़ी जिम्मेदारी से हम आपसे बात कर रहे हैं, ज़ाहिर एक चैनल पे बैठे में तो बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। आप आने वाले बने, वीजे तो पाकिस्तान दे रहे हैं, आप लोग ने 19,000 जो है एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल की हैं। आप सुरंग से ना आए, आप जहाज से, हम आपको चाय पिलाएंगे। हम आपको चाय पिलाएंगे सर। अभिनंदन को जैसे चाय पिलाई थी आपको भी चाय पिलाएंगे। तो जहाज से भी तो वो सीमा हैदर आई थी ना, कौन सा वीजा था उसके पास? वीजा तो नहीं था। ठीक है रोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग के चैनल पे शोज कर करके मैंने भी हिंदी लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख ली है, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने वक्त निकाला। और इंशाल्लाह फिर कभी कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा तो आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे जी। बस यही सिचुएशन है। और देखें कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे बाप ने बेटी को मार दिया, ये चाहे भारत में हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, ये हमें इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट बाय द वे, और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। उन वालिदैन को, पंचायत ख़ासतौर पे देही इलाकों में वाक़यात ज़्यादा हो रहे होते हैं, बच्चियों को एम्पावर कीजिए, खुददारा उनको तालीम दीजिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी के साथ गुजारना चाहती हैं, उनसे बात कीजिए, आप ठेकेदार ना बने। और ये बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि इसमें हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है और शरई तौर पे भी मामला आते हैं, हदीसें भी हैं, तो हम फिर क्यों इस्लाम की चीज़ों की नफ़ी करते हैं? और इस तरह की चीज़ें होती हैं। हिंदुस्तान का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। बात है, देखिए कोई भी जो मज़हब हो, हिंदू धर्म भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ चॉइस वो हर मज़हब आपको देता है। तो आप अपने औलाद, फ्रीडम ऑफ लिविंग ऑफ राइट्स भी है ना। एग्जैक्टली, आप अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि अपनी अना का मसला ना बना लें। अगर वो पसंद करते हैं तो आप उसकी लड़के की फैमिली से मिलें, कि अगर लड़का अपनी पसंद की शादी करना चाह रहा है किसी लड़की से, उसकी फैमिली से आप बात करें, क्योंकि सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं, तो दो फैमिलीज़ का आपस में मिलाप हो रहा होता है। और अगर वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहते हैं तो उसमें कोई ख़बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप उन पर कॉन्फिडेंस रखें, उनको इतना ट्रस्ट दें, उन पर इतना ट्रस्ट करें कि वो अपनी ज़िंदगी के सही और बेहतर फ़ैसले कर सकें। इस तरह के वाक़यात से जो है बिल्कुल आपको इज्तिनाब फरमाना चाहिए, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक बाप किस तरीके से, वो कहाँ से ऐसा दिल लाता है जो अपनी औलाद को अपने हाथों से जो है वो
मौत के और घाट उतार दे। समाज, लोग, पंचायत से बढ़कर औलाद नहीं होती है। बिल्कुल। बेटी की खुशी अव्वलीन होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीजें जो और है वो बेटियां तो सेकेंडरी बड़ी होती हैं। प्यारी होती हैं रोहेल, बिल्कुल बड़ी ऐसे ही प्यारी है। होती हैं बेटियां। जहालत और है, मैं यही कहूंगा, मुझे अफसोस होता है कि आज भी इतने इतने साल गुजर गए, इतना वक्त गुजर गया, जिंदगी से हमने कुछ नहीं सीखा। और बहुत अफसोस, इनको अफसोस होगा, सारी जिंदगी इनका ज़मीर इनसे सवाल करेगा इन्होंने क्या किया है गुस्से और जज्बात बॉर्डर में के इस आकर। पार हो या बॉर्डर के उस पार हो, देखिए बेटियां सबकी बड़ी सांझी हैं और बेटियां बिल्कुल, बड़ी प्यारी बेटियां होती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही स्पेशली है। जो फादर्स होते हैं उनके लिए तो बेटियां बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि हमने देखा ही यही है, जो रिसर्च भी है वो यही बताती है कि जो बेटियां हैं वो अपने फादर से बड़ी क्लोज होती हैं, बड़ा बिल्कुल। उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। और बिल्कुल जो ऐसा बेटे ही। होते हैं उनकी मदर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। बहरहाल अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखें, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए और उनकी जिंदगियों से ख़त्म करके अपने हाथ और बातचीत से ना मामला रहेंगे। हल करें। अगर कुछ मसाइल हैं भी, बातचीत से फैसले कीजिए। जिंदगी के, शादियों के फैसले बातचीत से होते हैं। डायलॉग हो सकते हैं, जबरदस्ती बिल्कुल। और जबरन सिर्फ फसाद होता है। और ये मामला देखें, फसाद के बाद हुआ है और इनके घर का चिराग जो है वो खत्म हो गया, एक तरीके से बुझ गया है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको भारत लिए चलते हैं और वहाँ बताएंगे आपको कि भारत में सैफ अली खान का जो बांद्रा वाला घर है वहाँ पे डकैती की कोशिश की गई और डकैती की मज़ाहमत करने पर चाकुओं के वार करके सैफ अली खान, जो कि सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, उनको ज़ख्मी किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए इंडिया से हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, प्राची अधिकारी। प्राची, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आप बताइएगा ये क्या वाकया हुआ है? डकैती की मज़ाहमत पे उन पे चाकू के वार करके उनको ज़ख्मी कर दिया गया है। कैसी हालत है सैफ अली खान की? क्या ये वाकई डकैती का ही मामला था या कुछ और मामला है ये? देखिए, बताया तो जा रहा है कि बांद्रा में जब वो अपने रेजिडेंस की और सुबह जा रहे थे तो उस वक्त वहां पर उनके साथ ये लूटपाट की वारदात हुई और कोशिश करी गई जिसके तहत उनके छुरियों से, चाकू से वार किए गए और उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, हॉस्पिटल में। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब जो मेरा सोच है, मेरे जहन में ख्याल आते हैं, मुझे नहीं लगता कि बांद्रा जैसी जगह पर कोई इतना गरीब या भिखारी टाइप का आदमी हो सकता है जो इस तरह की लूटपाट करेगा, जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है। तो मुझे लगता है कुछ और वजह भी हो सकती है, कोई पर्सनल अंदर से ग्रजेस हो सकते हैं जो मतलब इंसान सोच रहा हो कि उनसे बदला लेना है या कोई चीज वो पर्सनल किसी ने भेजा हो, क्योंकि इतनी बांद्रा जैसी जगह पे आप सोच सकते हैं कि कोई रॉबरी के लिए जाएगा और आज तक जो नहीं हुआ किसी एक्टर के साथ, किसी आम इंसान के साथ। वहां तो सभी अमीर रहते हैं, कोई गरीब तो रहता नहीं है। जहां आप कुछ सोचे, जहां नवाब पटौदी के बेटे रहते हैं। प्राची, न्यूज़ तो यही तो बन रही है, क्योंकि आप देखिए सैफ अली खान क्योंकि एक नामी ग्रामी और बहुत ही नोबल फैमिली से उनका बिलोंग है, करते हैं वो, तो जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। तो कैसे वो शख्स अंदर घुस गया और कैसे उसने वो उनको चाकू के वार किए, तो यहीं पे तो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। और ये मुझे कहीं पर लगता है कभी कभी, देखिए अब ये स्टैब कितना इंच का हुआ है और क्योंकि हमने अभी तक वैसे तो नहीं देखा है जो कहा जा रहा है और जो हल्की फुल्की पिक्चर्स आ रही हैं, क्योंकि कोई वहां पर खड़ा तो है नहीं पिक्चर्स लेने के लिए कि उनके स्टैब करेंगे, अब हम देखेंगे। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो, कोई मूवी आ रही हो कोई बड़ा, क्योंकि आजकल तो स्टार्स कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है सैफ अली खान को पब्लिसिटी स्टंट्स की जरूरत है? ये जो दौर चल रहा है इसमें हर बड़ा स्टार जो है घुटनों पर है, क्योंकि अब बॉलीवुड की उतनी पूछ नहीं है जितना यूट्यूब को देखा जा रहा है। आप यकीन करें मेरा, अब लोग अपना मोबाइल फोन लेते हैं हाथों में, उनके पास हर न्यूज है, हर पिक्चर है और वो कहते हैं कि हमें क्या देखने की जरूरत है, सिनेमा हॉल में पैसे फूकने की जरूरत है, 4 दिनों में तो पिक्चर आई जानी है। तो ये जो ख्याल लोगों के हो गए हैं उस हवाले से मुझे लगता है, ये मेरा सोचना है। और कई बार मतलब 90% मेरी सोच सही होती है, मेरा एनालिसिस सही होता है। और मुझे तो यही लग रहा है कि इतने बड़े खानदान के आदमी और इतना सिक्योरिटी में रहने वाले, जिनके बच्चे अगर वॉशरूम भी जाएं तो उनको सिक्योरिटी साथ लेके जाते हैं, आपने देखा कितना बार फोटो खिंचाने आती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता, खुद वो लोग इतनी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। कोई अगर मेरे पास कोई चिट्टा सा इंसान आए और मुझे मारने लगे, मैं कोई 2 झापड़ मार के गिरा दूं, तो वो तो माशाल्लाह से अच्छे ही हैं, कुछ सही है उनके पास, तो वो क्यों ऐसे किसी का कोई छुरा भौंकने आएगा और वो मतलब
उसको वो भी नहीं करेंगे कि मतलब उसको रोकेंगे भी नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। और अच्छा बाकी मैडम, लोग- दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फैमिली सोर्सेज का क्या कहना है इस वाक़े से मुतालिक, वो अपडेट्स दीजिए। और इस वाक़े से मुतालिक जो एफआईआर है या कोई कानूनी कार्रवाई है, कोई मुकदमा दर्ज किया गया किसी थाने में, किसी जगह पर, जो भी आपके यहाँ कानूनी कार्रवाई होती है वो अमल में लाई गई है? अगर वो अमल में लाई गई होगी तो डेफिनेटली वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फ्लोड होना शुरू हो चुकी होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बताइए कि इसमें कुछ अपडेट्स देख रही हैं आप? देखिए अभी तो पुलिस का कोई बयान जारी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं कहा गया है। और अपने मन से तो मैं कोई बात बना नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि ये कहा जा रहा है अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, अभी वो लीलावती हॉस्पिटल में है और अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। इसके अलावा कोई भी अभी, क्योंकि बयान अगर वो खुद बयान देने तो आएंगे नहीं, ना उनका बयान लिया जा सकता होगा। क्योंकि अगर ये प्रिटेंड भी है, अगर ये मतलब मान लीजिए अगर ये पब्लिसिटी स्टंट भी है तो भी तो एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अगर ये सच में कोई संजीदा मामला है, कोई सीरियस केस बन रहा है, तो उसके बाद भी हमें इंतजार तो करना होगा, कम से कम 24 घंटे या 2-4 घंटे और इंतजार करना होगा। क्योंकि करीना का कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं, अभी परिवार ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी फैमिली का अभी कुछ भी कहना नहीं है इस वक्त। तो अभी आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी उनकी फैमिली की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन आप ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अभी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, पुलिस को काम की तरफ से कुछ कहना, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास तो नस्ब हुए हुए होंगे गालिबन, तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा सकती है ताकि जो केस है, जो भी उसका कार्रवाई हो, उसमें पेशरफ्त की जा सके। देखिए एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन अभी वो बाहर पब्लिक नहीं हुआ है ना, पब्लिक नहीं हुआ है, पब्लिक नहीं किया है। ओके, अच्छा, पुलिस अब बहुत ज्यादा काबिल पुलिस है और वो सब कुछ कर सकती है। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू को भी छुआ है जो जिससे मुंबई साफ भी हुई। लेकिन मुंबई को साफ करना इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा शहर है जिसे हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी जबान में उसे महानगर कहा जाता है, एक सपनों का शहर, जैसे अमेरिका को कहा जाता है, वैसे ही ये भी एक सपनों का शहर है। और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। लेकिन बांद्रा जैसे इलाके से थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बड़े महफूज सी जगह है और यहाँ पर सब अच्छा ये बताइए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो रिलीज होगा तो पाकिस्तान को ही पता लग जाएगा, हिंदुस्तान को, दुनिया को पता लग जाएगा। सुपरस्टार हैं सैफ अली खान। आखिरी सवाल फिर आपसे इजाजत लेंगे, कोई फुटेज या कोई इमेजेस वायरल या कुछ नजर आए हैं मंजर आम पर? क्योंकि सवालात उठ रहे हैं, इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो आसपास या सराउंडिंग्स में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, वो फुटेजेस मिल जाती हैं, घर से कुछ चीजें मिल जाती हैं, अब तक कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, क्यों? वही तो आप सोचिए ना, ये तो हैरत की बात है ना कि अगर एक सुपरस्टार है और अगर वो अगर वॉशरूम भी जाता है, अगर घर से बाहर निकल रहा है किसी भी काम के लिए, अगर वो हेयर कटिंग के लिए भी जा रहे हैं, बच्चों को कहीं पार्क में लेके जा रहे हैं, वो तक रील्स मिल रही होती हैं। बिल्कुल, ये नहीं मिलना, आपको खुद नहीं लगता है क्या? मैं कोई पर्सनल रंजिश थोड़ा रखती हूँ उनसे, अरे भाई अच्छा बिल्कुल। लेकिन पराजी, हमने तो ये भी देखा है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर वो वॉशरूम ही जाते हैं, उनके बच्चे तो गार्ड्स जा रहे होते हैं, हमने ये भी देखा है जो पपराजी जो मौजूद होते हैं उनके घर के बाहर, उनकी जो भी मूवमेंट्स होती है वो हम रील्स पर भी देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इसी वजह से तो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि इतने सिक्योरिटी वाले एरिया में, और जाहिर सी बात है वहाँ पे वो बहुत पॉश एरिया जैसा कि आपने बताया, तो वहाँ पे कोई आम लोगों की आमदरफ्त भी मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जो भी अब इस पे अपडेट्स आएंगी तो आपसे भी जानेंगे, लेकिन बस आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें सारे स्टोरी पे आपने रोशनी डाली। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेशियस टाइम का। सिचुएशन ये है, बस ये दुआ है कि सैफ अली ख़ान को पाकिस्तान में ही बड़ा पसंद किया जाता है, दुनिया भर में उनकी मकबूलियत है, और दुआ है पाकिस्तान की जानिब से कि खैर आफियत से हों। अच्छे स्टार हैं, नेक काम करते हैं और आर्टिस्ट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, और एक लॉन्ग जर्नी है, सर्व किया है। तो यही सिचुएशन है। अगली क्या स्टोरी है सना आपके पास, क्या बता रही हैं? अब हम आपको लिए चलते हैं कराची का इलाका है कोरंगी। यहाँ आपको बताएंगे कि कोरंगी में डाकुओं ने फजर की नमाज के बाद घर आने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कोरंगी के इलाके में। कोरंगी जंजालपुरा गोट में डाकुओं ने फायरिंग करके मुजफ्फर इकबाल नामी नौजवान को हलाक कर दिया है।
एसएसपी कोरंगी के मुताबिक 17 साल नौजवान मुजफ्फर इकबाल फजर की नमाज पढ़कर घर जा रहा था। इस दौरान 4 डाकू एक घर में वारदात के बाद जो है वो फरार हो गए और उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया नौजवान को। इसी वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान अली। अस्सलाम वालेकुम शयान, गुड मॉर्निंग। बताइएगा जो वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या अपडेट से मजीद आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए, ये गुज़श्ता रोज का वाक़या है। फजर के टाइम पे फायरिंग से डकैती का मामला है, जिससे 5 से 6 नौजवान घर में डकैती के लिए घुसे थे। पहले इलाके के मुताबिक मुलजमान ने जो 10 लाख रुपए कैश लूटे, जो मोबाइल फोन और सोने जेवरात वगैरह भी जो वहाँ से लूटे थे। इस दौरान जो है ये नौजवान जो 17 साल बताया जा रहा है, हाफिज कुरान है, मुजफ्फर जिसका नाम है, ये वहाँ जाता था नमाज के लिए और नमाज करके जैसे वापस आ रहा था, उसने जैसे ही वारदात करके कातिलों को वहाँ से फरार होकर देखा तो इस दौरान उसने यहाँ पे शोर मचाया, जिस पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की थी। पार्टी के घर में आके जो है 2 गोलियां से लगी थी, उसके घर में आके घात हो गया और इस तरह से बड़ी करके जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहब को जख्मों के साथ न लाते हुए जो है घात हो गया और सदर में वहाँ पे इनके सबसे विजिट किया। इनके बच्चे को उनकी वालदा का बड़ा बुरा हाल था, वो इंसाफ के लिए जो वो अच्छे मार मार के वहाँ पे रो रही थी और अपील कर रही थी। उनके जिम्मेदारान है, जिसमें अगर बात करें पुलिस की या हुकूमत की, तो उनको भी जो वो बड़ी अपील कर रही थी कि मेरे बच्चे को जो है इंसाफ देता है, क्योंकि मेरे बच्चे हर किसी को अपना बच्चा जो है अजीज होता है। और मुजफ्फर इकबाल के हवाले से जब हमने मोहल्लेदारों से बात की तो वो भी कह रहे थे कि इंतहाई शरीफ लड़का था और अपना गुजर बसर के लिए मजदूरी के तौर पर काम करता था। यहाँ इसी इलाके में जो जैसे घर है जिसकी उसने मजदूरी की थी, उसके बाद जो अपना 5 वक्त का नमाजी था, फजर की नमाज से निकला था और किसी की मदद करने के लिए उसने आवाज़ जैसी लगाई, वहाँ पे शोर मचाया ताकि वारदात को जो रोका जाए। तमाम इस दौरान जो करने आगे डाकुओं को कत्ल कर दिया गया। तो इससे जो सही ने यही कहा है कि पुलिस का जो गश्त ना होने की वजह से जो वाकया पेश आया है, पुलिस अगर गश्त होती या फिर इस तरह के अगर पुलिस की या कोई भी इस तरह की जो अगर जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो वहाँ पर मौजूद होते तो इस दौरान जो ये इस तरह का वाकया पेश नहीं आता। तो सिर्फ फजर के टाइम पे जो इस तरह जो है डाकुओं ने इत्मीनान के साथ जो है पूरे घर को लूटा, जिसमें जेवरात की बात की जाए, कैश की बात की जाए, पूरी फैमिली को जो या इस्तेमाल बना के बाजार करते रहे, जो भी बाहर निकले तो ये वाकया पेश आया था। तो बड़े तो अफसोस की बात है और इससे जो है एसएसपी कोरंगी की जानिब से जो है पूरी तौर पर एसएचओ और चौकी इंचार्ज को जो मुअत्तल कर दिया गया है। इससे कहा जा रहा है कि जाए बच्चा जो शरायत करके तस्वीर है पोस्टमार्टम मामला जो वो जारी है, उसके बाद जो मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा शयान, ये बताएं कि कोरंगी में इतने ज़्यादा वाक़यात क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? हम देख भी रहे होते हैं कि आए रोज़ कोरंगी में ये डकैती के जो वाक़यात हैं इसमें इजाफा देख रहे हैं। फिर पुलिस के वही जो एक बयानात मजम्मती रवायती बयानात कहूँगा मैं तो, वो आ रहे होते हैं, फिर दूसरे वाक़े का इंतज़ार होता है, फिर उसकी बात आप और हम कर रहे होते हैं। इसके लिए प्रॉपर मेकानिज़म क्यों नहीं बन रहा? कोरंगी की सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है। शहर क़ायद के रहने वाले लोग जो कोरंगी से जिनका गुजर बसर है, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनके अंदर एक खौफ है। वो रात को अगर देर से भी घर आ रहे हैं, सुबह नमाज के लिए भी निकल रहे हैं, तो इसको कौन देखेगा? इस पर कौन बात करेगा? कोई मैकेनिज्म है, कोई कानूनियत है कोरंगी के अतराफ या शहर क़ायद में? हाँ जी, देखिए रॉयल से जब हमने शहरियों से बात की, इलाका मकीन से बात की, तो वो कह रहे हैं कि पुलिस आती जरूर है, लेकिन अपने वो जो इनके व्यंजन होते हैं, जिसपे अगर बात की जाए कि गुटके मावे के जो चीए या इस तरह के स्टोर्स होते हैं जहाँ पे बिकरा होता है यमन चाट, या वहाँ पे उनके जो लेन देन का मामला होता है वहाँ पर आती है, नजर आती है। या फिर कहीं अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर जो मजदूरों को जिस तरह रवायती तौर पर हमेशा तंग किया जाता है, उनके पैसे बटोरे जाते हैं, वहाँ नजर जरूर आती है और बिल्कुल वक्त पर आती है। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो काम शुरू होने से पहले पुलिस पहुंच जाती है। भत्ता लेना होता है ना, वहाँ से तो भत्ता लेना होता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पुलिस वहाँ से भत्ता लेगी। झगड़ा हो जाए इलाके में तो पुलिस से रास्ता किया जाता है, लेकिन पुलिस जो है वो वक्त पर कभी भी नहीं आई। तो आप जो कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, पुलिस वहाँ फौरन पहुंच जाती है, तो वहाँ भत्ता लेने जाती है बेसिकली। लोगों की जिंदगियां बचाने तो फौरन नहीं आएगी ना। लेकिन एसएचओ जमान टाउन को भी मुअत्तल कर दिया है और वहाँ के जो सिक्योरिटी चौकी इंचार्ज है शयान, वहाँ के जो शयान एसएचओ को भी जो है जमान टाउन के जो एसएचओ उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, जो चौकी इंचार्ज है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है।
तो मजीद अब एसएसपी का कोरंगी का क्या कहना है इस पूरे वाक़े के हवाले से? हाँ जी, देखिए ये एसएसपी कोरंगी का एक अच्छा इल्जाम है कि फौरी तौर पे एसएचओ को जो कि इंचार्ज को मुअत्तल किए गए, क्योंकि इस इलाके में रवां साल के, अभी देखें रवां साल का ये पहला महीना है, अभी 15 दिन गुजरे हैं और इसी इलाके में इसी थाने के हदूद में ये दूसरा वाकया आया है। उससे कबल भी जो है 3 जनवरी को कोरंगी जमान टाउन में जो है एक साहिल मसीह को डॉक्टर ने जो वो मौत के घाट उतार दिया था, जबकि फिर गुज़िश्ता रोज का ये वाकया, मतलब अभी 15 दिन गुजरे हैं नए साल को, इस दौरान इसी इलाके में ये दूसरा वाकया है। तो पुलिस की कारकर्दगी पे जो है सवाल उठते हैं, जिसकी वजह से जो है एसपी ने फौरन एक्शन लेते हुए एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया है। जबकि अगर बात करें तो रवां साल का ये तीसरा इस तरह का वाकया है जिसपे जो ठीक है शयान, आपकी तफसीलात का बेहद शुक्रिया। ये वाकया कोरंगी में पेश आया, लेकिन अब सवाल ही है कि मुअत्तल होने के बाद इनको दोबारा तैनात कर दिया जाएगा, और मुअत्तली इस मामले का हल नहीं है, इस पर प्रॉपर कमीशंस बनने चाहिए, और कोरंगी और दीगर इलाके जो हसास हैं कराची शहर कायद के, उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें हैं। और हमारी जो अब चैनल की गाड़ी है उसको भी जो है टारगेट किया गया, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल की गाड़ियाँ, और कवरेज करना बड़ा चैलेंज बन जाता है, और रिपोर्टर्स का जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखें, कोरंगी एक हब है कराची का, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बसता है, यहाँ पे रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। इसको तो आपने देखना होगा, इसके मुत्तसिल जो रिहायशी इलाके हैं ख़ास तौर पे वो बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन देखेगा कराची का, और बहुत बड़ा एक सवाल है। अब डकैती वारदातें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो पीक टाइम अब फजर के औकात का हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर फुटेजेस या वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो सुबह नमाज के बाद के होते हैं, क्योंकि रश नहीं होता, घरों पे लोग सो रहे होते हैं, और उस वक्त कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और इस तरह से अटैक भी किया जा रहा है। तो अब पुलिस आप देखें, सद्देबाप नहीं किए जा रहे। बिल्कुल अफसोस होता है कि पुलिसिंग है, लेकिन कहाँ है? अब थानों में है, कहाँ पर है? जब बात की जा रही होती है तो पुलिस वाले जी कहते हैं जी थाने में जी हम काली भेड़ों को देख रहे हैं, बेनकाब करें। ये हल नहीं है जी, आपने मुअत्तल कर दिया वो फिर तैनात हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी सतह पर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लोगों की जिंदगियां महफूज है नहीं, आप मुहाफिज हैं, आपका काम है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनकी ज़िंदगियों के मुहाफिज हैं आप। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि अक्सर यही सुनने में आ रहा होता है कि जी पुलिस भी इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल इस तरह के वाक़यात मसाजिद में, इमाम बारगाहों में जहाँ पर ये इबादतें हो रही हैं, कोई भी जगह है वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहले नज़र आती थी, अब हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। तो ये वाली सूरत हाल है नाज़रीन, बस दुआ कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में खैर व आफियत रहे। अगली स्टोरी क्या है सना, क्या बता रहे हैं हम? मरी लिए चलते हैं, आपको मरी जा रहे हैं जी। मरी में आपको बताएंगे कि मरी माल रोड पर रात गए सयाहों और मकामी अफराद के दरमियान लड़ाई हो गई है। झगड़ा जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। लातों और मुक्कों का बेदरग इस्तेमाल, ज़िला इंतज़ामिया पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे उस्मान अली। जी बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया और इस तरह ये मैदान जंग बन गया, वहाँ की जो इंतज़ामिया वो क्या कर रही थी जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी सयाहों को? जी सर, मैं बिल्कुल मरी में देखें सयाहों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद जो है मलका को साथ मरी का रुख करती है, और यहाँ पर आकर मुख्तलिफ जो मरी के जो मार रोड है खास तौर पर वहाँ पे आके मौसम को एंजॉय करती है और यहाँ के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। लेकिन गुज़िश्ता रात जो है एक अफसोसनाक वाक़या जो रोनुमा हुआ, उसमें आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि जो है कुछ जो लोग हैं उनकी जानिब से सयाहों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, लातों मुखों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बुरी तरह जो है इस तरह के जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इस तरह का वाक़या पेश आया है। वो खास तौर पर आप फुटेज में देखेंगे एक बंदा जो है क्या सर में डंडा मार है और शदीद जख्मी भी हुआ, लेकिन इंतजामिया और पुलिस हमें बार बार तसल्लियाँ तो देती दिखाई देती है, लेकिन अमली तौर पर इस पर इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि आने वाले सयाहों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस का काम है। और पुलिस जो है यहाँ पर हमें बस सोशल मीडिया के थ्रू प्रोग्राम और अमन की और दूसरी चीजें तो बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, लेकिन अमली तौर पर जो है बिल्कुल फेल दिखाई दे रहे हैं हमें। उस्मान, इस मामले की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस तनाज़े का मसला क्या था, वजह क्या बनी? क्या रास्ता ना देने पर लड़ाई झगड़ा हो गया, या तंदूर की दुकान पे खड़े थे तो उनकी बारी नहीं आ रही थी? इस तरह की हम वजह देख रहे होते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या वजह सामने आई है, क्या रिपोर्ट हुआ है? देखिए, इसमें कुछ चीजें तो ये होती है कि शायद जब मरी में आते हैं तो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में आते हैं, कुछ लोगों का खास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद के लोग जो है वो ज्यादातर मजाक और
जो है इंजॉय करते हैं और इस तरह की बात करते हैं जिस पर सलामी होती है। यहाँ पर छोटी बड़ी बात पर सलामी होने पर इस तरह की लड़ाई झगड़े जो है वो उनके वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। इंतजामिया और खास तौर पर जो पुलिस है, अगर इन लोगों को अरेस्ट करके इनको कानून के कटारे में लाए तो ये चीजों पर रोकथाम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चाहों के साथ इस तरह के वाकयात जो है वो मुसलसल जो है बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है, अब नेशनल डिजास्टर की बात कर लेते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं। मरी को लेके आपको बताएं कि बर्फबारी ना होने की वजह से मरी के मुख्तलिफ जंगलात में शदीद आग भड़क उठी है और जंगलात में आग जो है वो दीगर जंगलात जो वहां पर उसके मुत्तसिल हैं, आसपास हैं, वहां पर भी आग लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये मनाजिर भी आप बराह रास्त तो ये नहीं है, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, गुज़िश्ता रात के हैं, जो कि हमने इसको रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला और गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज वाला इफेक्ट है कि बर्फबारी ना होने की वजह से जंगलात में मजीद आग लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्टर 5 न्यूज़ उस्मान मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से क्या हिकमत अमली प्लान की गई है, क्योंकि अभी खदशा जाहिर किया गया है, वार्न किया गया है, हम इन तमाम तर नागहानी आफात से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, तवील अच्छा हो गया मरी में ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी, क्योंकि इस मौसम में बर्फबारी इतनी होती थी कि यहाँ जो मौसम है उसमें काफी तब्दीली आती है। लेकिन अभी खुश्क सर्दी है और यहाँ पर दरख्त और खासतौर पर पत्ते जो दरख्तों के गिरे वो खुश्क पड़े हुए, तो फौरन वो इस तरह जो है उनको आग लगती है। आग जो पत्तों को लग के जब इतनी स्पीड में जंगल में फैल जाती है, तो मरी में काफी दिनों से मुसलसल अभी भी जो कोहोटा के जंगलात हैं उनमें आग चल रही है और मुख्तलिफ मकामात पर आए रोज जो है वाकयात जो है रोनुमा हो रहे हैं आग के बाद जहाँ पर मुख्तलिफ दरख्त जाने हैं उससे चरिंद परिंद वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। साथ साथ यहाँ का खास तौर पर माहौल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर जंगलात की आग पर काबू ना पाया गया तो इसके साथ है पिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम पे ये जो है बुरे असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही माहौलियाती तब्दीली में बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्योंकि जब बर्फ का मौसम है, बर्फबारी का मौसम है, तो बारिश है और बर्फबारी तो हो नहीं रही। तो जब जंगलात का इसी तरह होता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात देखने का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा उस्मान, जो वहाँ पे जो होटल मालिकान है, जाहिर सी बात है वो लोग भी परेशान है। सयाह यहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी आग लगी हुई है, इस तरह के मामलात हैं, तो ऑब्वियसली इनकी इकॉनमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि अगर इस पर रोकथाम ना की गई, उसको नहीं रोका जा सका, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो ये खुदा न खास्ता दीगर शहरों को भी अपने लपेट में ले सकता है। तो इस वक्त क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही ना, वो इकोनॉमी की ग्रोथ टूरिस्ट से होती है। जी बिल्कुल, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग सयाह वहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल को वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है वो किस तरह देख रही है? क्या इसके सद्दबाब के लिए कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं? देखिए, इसमें जैसे वो इंतजामिया की जानिब तो यही कहा जा रहा है कि बारिश अगर होगी तो ये सारे मामला जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इंतजामिया और जो इमदादी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, जैसी आज ये इतला मिलती है तो वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि इनके पास इतने हालात जो आग बुझाने के लिए वो मौजूद नहीं है। जो इमदादी टीमें हैं वो पैदल चलती है, क्योंकि जंगलों में पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। पैदल चलकर जो नौजवान है वहाँ पर पहुंचते हैं और आग पर जो है आग के साथ काबू पाया जाता है। तो इस पर जो है हुकूमत को चाहिए कि इनके पास ऐसी चीजें मौजूद होना चाहिए जिस पर वो तेजी से इस आग पर काबू पा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अली आपकी तफसीलात का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और इसको देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे बिलखुसूस ये जो क्लाइमेट चेंज एक्शंस रैपिडली जिन ममालिक में हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। उस हवाले से जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पर काम हो रहा है, डेफिनेटली उनकी जो कमेटीज़ हैं, महकमे, उनकी जिम्मेदारी बनती है सना कि वो इस मामले को देखें और सोचें। और दूसरा अहम नुकता ये है कि ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट होता है टूरिज़्म की सूरत में। तो जब ठंड नहीं पड़ रही और टूरिस्ट इस तरह से आ भी नहीं रहे, तो उसके लिए अब नेक्स्ट प्लान बी क्या होगा, क्या लाहेअमल होगा? फिर नेशनल डिजास्टर एक्शन टू क्लाइमेट चेंज है, जो जंगलात वाला इशू है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी देखना पड़ेगा कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से केमिकल्स का स्प्रे या जो भी आप समझते हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स जो बैठ के काम कर रहे हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। कलाम है वहाँ पे तो ज़ाहिर सयाह आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, क्योंकि
यही वो सीज़न है जिसमें सयाहों का रुख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इस सीज़न को एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है ना, जंगलात के जो जंगल है इसको तबाह होते हुए कहीं पे भी, खासतौर पे जो हरे भरे जंगल होते हैं, ये जंगलात होते हैं ना, इनकी आग मुझे पर्सनली बड़ा बुरा लगता है कि आप क्योंकि बड़ा इफेक्ट डालते हैं ये आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए। इन्वायरमेंटल चेंजेस में प्लस जैसे कि अभी हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि जो परिंदे हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं, वहाँ के जो दीगर जो मकामी लोग हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आग लगी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ की जो मकामी लोग वहाँ रह रहे फल हैं, उनके हैं, लिए जिंदगी सब्जियां गुजारना हैं, मुश्किल हो फिर रहा है। दूसरे आपके जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो सारे, अब हमारे मुल्क में तो वैसे ही जंगलात बहुत कम है, हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे उन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पर हम हरे भरे चीज़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा, जंगलात भी एक ब्यूटी है, बिल्कुल, जंगलात बहुत भी ज़रूरी है। खूबसूरती है, मतलब उस एरिया की लोग देखने आते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं जो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है कि लकड़ी जाके वहाँ देखें। से निकलती है लकड़ी सना, निकलती सारा है। हमारा एक लकड़ी वाली मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल से हम रिटेन कर रहे होते हैं। और अल्लाह ना करे किसी भी मुल्क, अब जैसे जो कैलिफोर्निया वाला मामला Exactly. है तो ये भी बड़ा अजीब है, लेकिन उस पर खैर एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो फिर उस पर सिचुएशन कुछ और है, फिर वो कनेक्ट किसी और जगह हो जाता है, हम उस पर नहीं जाते। तो बस इसको यही कहेंगे कि रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पे रहम करे और इस तरह के डिज़ास्टर से हमें बचाए। और यही सारी चीज़ें हैं जो आज सुबह हमने देखी। तो होपफुली आज हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम नहीं कर लिया सना, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली है। भारत के साथ मिलके हमने जो है वो चीज़ें की, तो आज हमें ज़्यादा खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के साथ मिलके जो है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ज़ाहिर पड़ोसी मुल्क है और हम भी चाहते हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। और स्पेशली अगर हम आर्ट की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो उसके फ़रोग के लिए वहाँ से भी काफ़ी काविशें की जाती हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी काविशें की जाती हैं। और हम स्वागत करने को भी तैयार हैं। आपने तो हिंदी में, हमने इनवाइट भी कर दिया, तो अब देखते हैं कि रोहित शर्मा जो हैं, जो कि क्रिकेटर है, वो तो आ रहे हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। यानी आपने मोहसिन नकवी साहब का काम भी आसान कर दिया ना, वो क्योंकि दाखिला का काम था वो भी आपने देख लिया, खारजा का काम भी सना ने कर दिया है। तो अब सिर्फ कुछ नहीं करना, एक ऑफिशियल लेटर लिख के उनको इनवाइट करना है। नहीं, और बस एक काम रह गया है, आप लोगों से इजाज़त लेनी है, हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट यहाँ है। वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरीज, कुछ दिलचस्प स्टोरीज के साथ। जब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को और रोहेल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।